वेलकम एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल पर बैक टू क्लास में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट सीटेट 2020 के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि जो बीज होते हैं, आपके जो सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट करेंगे, जो वो किस तरीके से अंकुरित होते हैं, उनको पढ़ाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, प्रभावी तरीका है, वो क्या है? विद्यार्थियों द्वारा बीज बोना तथा अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। कि आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप किसी डिस्पोजल में या फिर ऐसे बकेट में कुछ सीड्स को ग्रो करवाइए और उनको देखिए कि वो किस तरीके से ग्रो करते हैं डे बाय डे। श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हुए छात्रों को समझाना कि भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ डायग्राम्स बना देंगे और बच्चों को बताएंगे कि हाँ आप देखो कि ये जो बीज हैं जो अंकुरित होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। आप उन्हें अलग अलग तरीके के क्या दिखाएंगे? डायग्राम्स दिखाएंगे और बताएंगे कि भी किस किस तरीके से जो आपका जो बीज है वो अंकुरित होता है। या फिर विस्तृत व्याख्या देना, या फिर उन्हें सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि भी क्या है क्या नहीं है। तो आप एज ए टीचर इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि आप इसमें क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि आप बच्चों को बोलेंगे, विद्यार्थियों को, कि आप बीज बोएं तथा अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करें कि भी किस प्रकार स्टेज बाय स्टेज अंकुरण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर जोर देता है। बड़े ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे नामों के ऊपर, अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, या फिर और बहुत से पावलोव के कुछ सिद्धांत हैं, इनके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आप बड़ा पढ़ के जाइएगा इन्हें। कि फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता, या फिर विद्यार्थियों के में अनुबंधित कौशल, या फिर जो है अनुबंधित कौशल है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर था उसने कौन सा सिद्धांत दिया था? उसने एक सिद्धांत दिया था कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से ग्रोथ करता है। तो हर बच्चे की अलग अलग क्या है? एबिलिटीज है। हर बच्चे का अलग अलग क्या है? ब्रेन है। हर बच्चे की अलग अलग क्या है? बाउंड्रीज हैं, एबिलिटीज हैं, या फिर इंटरेस्ट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसके अंदर बड़ा ही क्या बैठता है? स्टीक बैठता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमता, कि उसकी अलग अलग एबिलिटी, हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? इनमें से कौन है जो बच्चों में सृजन करता है? मतलब कि कुछ रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की तरीके की क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे ये, कि किस तरीके से आप किसी चीज को क्रिएटिव करते हैं या फिर अलग सोचते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय जीवन की शुरुआत से उपलब्धि के लक्ष्यों पर जोर देना, कि आप स्टार्टिंग से ही बच्चों के उपलब्धि के लक्षणों पर जोर देना शुरू कर देंगे। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग देना, कि आप बच्चों को बोलेंगे कि आप कोचिंग ले लो और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों का शिक्षण देना, कि भी आप उन्हें अच्छी शिक्षण के लिए अच्छी बातें पढ़ाएंगे, कुछ इस तरीके का। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रदर्शन करने के अवसर उपलब्ध करवाना। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। आप भी सोच लीजिए और आप अपने साथ के साथ क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहिए और लास्ट में हम आपका स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं हो सकता है कि आप कोचिंग की तरफ बढ़ावा देंगे। कोचिंग की तरफ आप कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की। तो आप जो क्लास में हैं, अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है तो आप बच्चों की जो भी एबिलिटी है उसका क्या करेंगे? पोषण करेंगे और उन्हें न्यू क्वेश्चंस को पूछने के क्या करेंगे? अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सबसे क्या है? द बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको किसी के अंदर क्रिएटिविटी लानी है तो आपको उसके अंदर क्वेश्चंस पूछने की क्षमता को क्या करना पड़ेगा? पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, आगे की तरफ में बढ़ाना पड़ेगा। को नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। ये सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित रहती है।
इस मत में विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। आप दंड की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन मेरे को बहुत बिल्कुल ही जच नहीं रहा है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, अनुबंध और पुनर्बल के सिद्धांतों पर आधारित है। तब आप सोचिएगा कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, प्रगतिवादी शिक्षा क्या है। सेकंड ऑप्शन की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो दंड की बात कर रहा है और सीटेट कभी भी दंड की बात नहीं करेगा बच्चे के आधारित, और पाठ्य पुस्तक पर आधारित भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो शिक्षा होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, ना कि बुक के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ में से आपको चूज करना होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना, कि उसको कैसे नई नई चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्व की जा सकती है और क्रिएटिविटी को कैसे या फिर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। फटाफट से देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है, कि एक्टिविटी जो बेस्ड होती है लर्निंग्स वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, अनुशासित शिक्षा, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने। तो अब आप देखिएगा कि भी जब आप कोई एक्टिविटी करवा रहे होंगे तो अनुशासन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसे टाइम पे कंप्लीट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी का भाग लेना और भी ज्यादा जरूरी है। बट परीक्षा लेने की बात अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि लर्निंग जो आपकी एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग होती है, गतिविधि एक्टिविटी जो लर्निंग होती है वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए होती है, ना कि ये कि आपको इसके ऊपर परीक्षा लेंगे ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में से एक अच्छा ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखेंगे कि भी अनुशासित कब होगी, जब सभी बच्चे भाग लेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता। और सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करना, कि एक टाइम इंटरवल में उस एक्टिविटी को पूरा करना, ये भी तभी हो सकता है कि जब सभी मिलकर उसमें क्या करें, काम करें। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि जब सभी भाग लेंगे तभी हम उस एक्टिविटी के ऊपर क्या है, अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। जैसे आप अपनी क्लास को कहीं बाहर किसी एजुकेशनल टूर पर ले जाते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, कि वह चाहती है कि भी डेली पढ़ाने से अच्छा चलो आज कुछ नया किया जाए, अवकाश उपलब्ध करवा दिया जाए बच्चों को कि चलो आज हम बाहर ही आपको कुछ सिखाएंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट चीजों को देख सकें और सीख सकें कि हाँ ये चीज किस प्रकार से होती है। विद्यालय कैलेंडर में सुनिश्चित क्रियाकलाप करने के लिए, या फिर आप अपने स्कूल की जो कैलेंडर है या फिर मैगजीन है बस उसमें एक फ्रेम बनाने के लिए, बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो आप एक अच्छा सा ऑप्शन चूज कीजिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सीटेट में सभी ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं। अवकाश उपलब्ध के लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, या फिर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर वाला, आप कैलेंडर पे भी मत जाइएगा, ये सिर्फ ऐसे ऑप्शन आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ होता है, तो आप मनोरंजन के साथ अगर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए होता तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बड़ा ही सटीक होता, बट अब ये सटीक नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही है, कि अगर आप बच्चों को एजुकेशनल टूर पर लेके जा रहे हैं, किसी मान लीजिए किसी प्रिंटिंग प्रेस में लेके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे दिखाएंगे बच्चों को कि भी किस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट किया जाता है और कैसे प्रिंट होने के बाद उसको कैसे रिफाइन किया जाता है या फिर कैसे उसको सेपरेट किया जाता है। इस तरीके की चीजें वहाँ पे बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं वहां पे उसे 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल करता है, बट टीचर को पता है कि उसे जो लीनियर वाले क्वेश्चंस है, रैखिक समीकरणों वाले क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी से हल कर सकता है। शिक्षकों को उसकी रिपोर्ट में क्या टिप्पणी लिखनी चाहिए? तो शिक्षकों को क्या लिखना चाहिए? अंकुर घर पर न तो पढ़ता और न ही अभ्यास करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड,
अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ऑप्शन नंबर सेकंड है ये। थर्ड, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। ओके, लास्ट ऑप्शन, अंकुर में कंसंट्रेशन एकाग्रता की कमी है जिसकी वजह से उसमें परीक्षा का भय है। तो अब आप ऑप्शन चूज कीजिए क्योंकि हर ऑप्शन अपने हिसाब से सटीक बैठता है और आप ऑप्शन 1 की तरफ बड़ा जल्दी भागेंगे क्योंकि वह ना पढ़ता और नहीं अभ्यास करता है, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ आप अभ्यास की तरफ ही भागते हैं। बट ऐसा नहीं है, अभ्यास वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ऊपर मेंशन किया गया है कि उसे रैखिक समीकरण सही तरीके से आते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही कट हो गए हैं। तो बात आती है थर्ड एंड फोर्थ की, कंसंट्रेशन की और उसमें परीक्षा का भय। आप इस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि उसे सिर्फ भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, बाकी उसे सभी जो रैखिक समीकरण है उसे हल करने का कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो यही होता है। कुक, फ्रोबेल, मोंटेसरी या फिर डाल्टन। तो जब बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला नहीं है। इसका जो ऑप्शन वो क्या है? बी है। वो क्या है? बी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? फ्रोबेल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। डिसलेक्सिया संबंधित है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही पूछता है सीटेट और इनमें बच्चों को उलझाता है। लेखन संबंधी, पढ़ने संबंधी, गणित कौशल संबंधी समस्या या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है सीटेट में ये। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? कौन सा साइंटिस्ट था या फिर कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेस्लर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग या फिर अल्फ्रेड बिने। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस थे ये बड़े फेमस हैं और यही आपको सीटेट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, बिने ने ही हमारे बुद्धि का क्या किया था? परीक्षण किया था। तो आप इसको याद कर सकते हैं, बी से बिने एंड बी से ब्रेन। ओके, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक प्रैक्टिस सेट, छोटा सा प्रैक्टिस सेट। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है सीटेट को क्लियर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।